और नहीं आया अभी तक से ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अभी और आने वाले हैं स्टूडेंट, तो 1-2 मिनट इंतज़ार कर ले। आज आपको पता है लोकल छुट्टी हो गई है, जिसकी वजह से आज थोड़े से मामला डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन बहरहाल अब इसीलिए हम आए हैं कि लेक्चर ज़रूर हो। आपके इम्तिहान में बहुत थोड़े दिन हैं, तो कोई वक्त जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेल हो सकता है उतना करें। तो उम्मीद है आपने तैयारी की होगी जो टॉपिक मैंने बताया था। हाँ भाई, ईमान बेटा बताइए। सर की हुई है तैयारी। अच्छा, तो ये तो फिर आपका ही आज शो होगा ना, क्योंकि ये तैयारी की हुई है तो गलबन 20-22 सवाल है, और ज़्यादातर जो है वो एक ही टॉपिक के बारे में, इसलिए ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी हुई होगी। तो अगले टॉपिक भी नोट कर लें, अगर कोई बच्चे और ज्वाइन कर लें उतनी देर में कर लेते हैं। खिलाफत मूवमेंट पर हम करेंगे, नेहरू रिपोर्ट पर करेंगे, और एक और टॉपिक है 1937 का इलेक्शन। ठीक है, ये 3 टॉपिक जितनी भी देर में हो सके, ये नहीं कि एक ही नशिस्त में करेंगे, लेकिन अब चूंकि पहले तो आगाज था एक एक हम कर रहे थे, लेकिन कम से कम 2 टॉपिक हम जरूर करेंगे। तो ये 3 टॉपिक आप लिख लें, खिलाफत मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट और 1937 का इलेक्शन। ये चल लें तो फिर उस खिलाफत के बाद कौन सा महरू। नेहरू रिपोर्ट महरू रिपोर्ट। किताब में साथ ही है, तकरीबन नज़दीक नज़दीक हैं ये इवेंट्स। खिलाफत मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट और 1937 का इलेक्शन। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन होंगे, इसमें क्या नतीजा रहा, क्या बात हुई, कौन किधर था, तो ये सारी बातें हम करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पाकिस्तान स्टडी में ये दूसरा लेक्चर है गलबन आपका, और टॉपिक था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री अमूमन जहाँ से हम शुरू करते हैं, मैं तो ज़्यादातर यहाँ से शुरू करता हूँ 35 से। उससे पीछे के वाक़यात कुछ ज़्यादा हमें महसूस होते हैं कि उनसे इतना नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री यहाँ से 1935 का तो पाकिस्तान बनने के बाद भी चूँकि इस पे इसके असरात रहे हैं और उसी के तकरीबन अमल होता रहा है कुछ अर्सा, इसलिए वो इसका अहमियत अपनी जगह मौजूद है। तो आज जो हम ये करने लगे हैं, इसमें वो वाक़यात हैं जो इस एक्ट के बनने के हवाले से, कुछ दूसरे वाक़यात हैं जो किताब में नहीं है, लेकिन मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा बाद में, ताकि आप उस पर भी ध्यान में रखें। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बड़ी अहमियत का हामिल एक्ट है। पाकिस्तान के क़याम से पहले ये इंडिया में अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसमें पहले सवाल पर चलते हैं। हाँ जी, ये सवाल पढ़ रहे हैं भाई, रीडिंग करें। पहला सवाल, द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल 3 राउंड
table conference was headed over to a select committee who published its final report in November 1933, 1934, 1935, 1936. हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा। तो 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किसके हवाले किया गया था? लफ्ज़ है हैंडेड ओवर, सेलेक्ट कमेटी के हवाले किया गया था, जिसने बाद में अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है शाया की। तो वो सन बताना है आपने कि किस साल हुआ था। तो अब ये तो बेसिकली आपको पहले टॉपिक बताने का मकसद ये था कि आप याद कर लें और आपसे सिर्फ सवाल किए जाएं और सुनने वाले उससे आपकी भी अंदाज़ा हो जाएगा तैयारी का और उन्हें भी थोड़ी रहनुमाई मिल जाएगी। हाँ जी, तो क्या इसका आंसर है? 1933। 33 में हैंडेड ओवर टू द सेलेक्ट कमेटी, ठीक है। और फाइनल रिपोर्ट किस वक्त शाया की गई थी? ये है 1933, फाइनल रिपोर्ट जब पब्लिश हुई थी, ये उसकी डेट है। अब इसके बाद इसका एक्ट बना था, वो आपको पता है कि डेट 1935 की है। 35 का, यस सर। हाँ, मतलब 2 इसके साल का बारे में गैप है जी। जब वो जब कमेटी वो क्या कहते हैं हैंडेड ओवर की थी उसके बारे में है। हाँ मेन जी, एक्ट ये उसके, हाँ 1935 में यही आया था। फर्क है, यही आपने जेहन में रखना है। सवाल अमूमन मल्टी चॉइस देने का मकसद ये होता है कि आपको उलझाया जाए डेटों में या दीगर तरीके से। अगर सवाल को नहीं समझेंगे तो सही जवाब नहीं। अगर एक्ट का पूछा जाता तो 35 का फिर आप जवाब बनता था। यहाँ यह है कि फाइनल रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, वो 33 में हुई थी। अब उसके बाद एक्ट बना था, उस पर जब आएगी डेट तो वो फिर दूसरी होगी। तो इसलिए यहाँ आपने ये 1933 याद रखनी है। नेक्स्ट, Which act was announced by British one government in July 1935? Communal Award Act of 1990, Delhi Proposals, Government of India Act 1935. ये मुख्तलिफ एक्ट है जो मुख्तलिफ दौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे। कम्युनल अवार्ड एक्ट ऑफ 1919, दिल्ली प्रपोजल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, तो ये आपका ये भी बड़ा आसान सा है। Government of India Act 1935. हाँ, ये तो मशहूर है, चूँकि जवाब भी इसी यही है, इसलिए ये इसमें से तलाश करना आसान है। इस चैप्टर में बड़े आसान आसान तकरीबन है, इसीलिए ये आपको तजवीज़ किया गया था। इसमें बिल्कुल ज़्यादा सवालात नहीं बनते, सिर्फ यही मिलते हैं ज़्यादातर। जी, नेक्स्ट। Act 1935 was the result of Simon Commission, Communal Awards, Joint Select Committee of Parliament, all of above. तो सर डी वाला इसका मतलब तीनों ये हुए थे एक्ट्स उसके रिजल्ट में तीन, हुए थे। ये कि कौन से थे? तीनों तीनों जो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, कम्युनल अवार्ड जो है जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, तीनों का रिजल्ट है। तीनों को मद्देनजर रखकर ये एक्ट बनाया गया था। जी बिल्कुल, ऑल ऑफ अबव दुरुस्त हुआ हमारा। नेक्स्ट, Act of 1935 repealed which act? Legislative Council Act, Act of Settle, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट। Legislative Council Act, Act of Settlement, Pitts Act, Act of 1990. तो हाँ जी, सर एक्ट ये जो है एक्ट इसके बारे में ये कि ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ वक्तों पर जो दिए थे एक्ट, उनका हवाला है। और आपको इनमें उलझाने की कोशिश है कि क्या चीज़ इसने रिपील करके ये एक्ट आया था। इस पर ज़रा गौर करके आपने बताना है। ये पहले एक्ट है, इनमें से कौन सा ख़त्म करके 1935 वाला हो गया था। लाजम बात है कि कानून आ गया है मुकम्मल, जो जब आए बास का तो कोई हिस्सा रिपील किया जाता है, इसमें पूरा पिछला एक्ट रिपील करके नया आ गया था। अब वो भी हिस्ट्री का हिस्सा बन गया, तो उसको हम उसको देख लेंगे कौन सा है, तो फिर समझे कि उसके बाद 1935 का ही लॉ चलता आ रहा है। जी, जी बेटा। Act of 1919. हाँ जी, 1919 वाला जो एक्ट था वो रिपील हुआ था। रिपील से क्या मुराद है? खत्म हो गया था। उसकी जगह मुतबादल जो हमारे पास आया था 1935 का आया था। जी, इसकी रीडिंग करें भाई। When
1935 came into operation? 1st April 1937, 2nd April 1937, 3rd April 1937, 4th April 1937. हाँ भाई, ये मैं जो बाद में हमें ज्वाइन कर रहे हैं शायद उन्हें कुछ दिक्कत पेश आए। ये जो स्लाइडें आपके सामने आ रही हैं ये स्क्रीन पर आएंगी, जब ये यूट्यूब पर जाएगा तो वहाँ भी नज़र आएंगी। लेकिन अगर वो इन स्क्रीन का मटेरियल हासिल करना चाहते हैं, बुक हमारे वाली जो बुक है उनके पास नहीं है, तो ये उन्हें ग्रुप में, जिस ग्रुप में वो शामिल होंगे उस ग्रुप में हम शेयर कर दिया करेंगे, तो वहाँ से प्रिंट ले लिया करेंगे या सेव कर लिया करें जैसे उनकी पसंद हो। तो ये जो है कब इसका ऑपरेशन कब शुरू हुआ था, तो 4 डेटें दी गई हैं। 1 अप्रैल साल वही है, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। अमूमन ये भी इस तरह के मल्टी चॉइस आएंगे, तो डेट के हवाले से बाकी सारी चीज़ें सेम नज़र आ रही हैं आपको। सिर्फ एक चीज़ जो है ना आपने बतानी है, और वो चीज़ क्या है कि डेट, एग्जैक्ट डेट कौन सी थी। तो ये कोई और भी जवाब दे भाई, अमान का ये सारे ड्यूटी ना लगा दें। 3rd April 1937. सर सी वाला। 3 अप्रैल, 3 अप्रैल सी हमारा जवाब दुरुस्त है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें स्लाइड हमारे 3 अप्रैल 1937। क्वेश्चन नंबर 6। Act of 1935 introduces which system? Parliamentary, federal, presidential और material law? प्रेसिडेंशियल और मटेरियल नहीं बेटा, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, ये थोड़ा सा रीडिंग आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। एक तो आप अपना डिक्शनरी जो है ना कोई अपना इंस्टॉल कर ले, तो आप देखेंगे साउंड वगैरह बड़ी आसानी से समझिए। आजकल तो ये बड़ी आसानी है, हमारे ज़माने में तो साउंड के लिए बंदा ढूंढना पड़ता था जो सही साउंड सिखवाए हमें कि क्या चीज़ है। तो अभी आप डिक्शनरी कर लें, वहाँ आप देखेंगे लफ्ज़, तो साउंड भी साथ चेक कर लिया करें। तो ये जो सिस्टम है, काइंड्स ऑफ सिस्टम है ऊपर दी हुई। पार्लियामेंट्री होता है कि जिसमें 2 ऐवान हो या 1 ऐवान हो, उसमें पार्लिमानी निज़ाम कहलाएगा, उसी में से मिनिस्टर मुंतखब है, वही वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं, वही सदर मुंतखब करते हैं, तो वो पार्लियामेंट्री निज़ाम कहलाएगा। फेडरल सिस्टम जिसमें बहुत मुख्तलिफ यूनिट हो और वो मिलकर एक फेडरेशन तश्कील दे रहे हों, और कुछ अख्तियारात फेडरेशन के पास हों और कुछ सूबों के पास हों। प्रेसिडेंशियल जिसमें सदर के पास ज़्यादा अख्तियारात हो, सदर जो है प्रिवेल कर रहा हो। हमारे मुल्क में 62 का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल है, इसलिए प्रेसिडेंशियल उसे कहते हैं कि प्रेसिडेंट मुंतब होता था, सारे अख्तियारात उसकी ज़ात में मर्तकज़ थे, जिसकी वजह से वो इंतहाई मतलब समझा जाता था कि प्रेसिडेंट्स की जो आम फार्म है उससे भी कहीं ज़्यादा उसे अख्तियारात हासिल थे। मार्शल लॉ जब बाकी सिस्टम ख़त्म करके फौज का इक़्तिदार शुरू हो जाए, तो इन चारों में से आपने ये बताना है कि कौन सा सिस्टम हमारे इस 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुतारफ़ कराया था। तो इसमें फेडरल जी बेटा, फेडरल सिस्टम। जी बिल्कुल, आपकी तैयारी अच्छी लगती है। फेडरल सिस्टम ही था जो ब्रिटिश इंडिया में शुरू हुआ और उसके तहत सूबे बना दिए गए और सूबों के ऊपर फेडरेशन की शक्ल दे दी गई। तो सूबे कितने हैं ये नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आ जाएगा हमारे सामने। अभी हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान विच सूबे एक्ट तो डिवाइडेड, 4 हैं। जी बेटा ये करें। Which act divided legislative powers between the provinces and the centers? Act of Settlement, Act of 1935, Act of 1919, Act of 1935. हाँ जी, ये 4 सूते हैं जो 1935 का एक्ट आया था, उसमें अख्तियारात की तकसीम किसके तहत, सेंटर और सूबों के दरमियान किसके तहत हुई थी। तो ये हमारे सामने है। ये बेसिकली बी और डी एक ही चीज़ है, वो रिपीट हो गया है। आप एक ही का जवाब दें तो तब भी ठीक है, सी डी को रहने दें या बी का जवाब दे लें। पहले 3 आप समझे आंसर है, तीनों में से आप किसका मुनासिब समझते हैं कि कौन सा जो जिसने इख्तियारात की तकसीम की थी सेंटर और सूबों में, वो बताइए। Sir, सर Act बी of वाला एक्ट 19 ऑफ 1935। जी जी बेटा, कौन बोल रहा है? सर सना बात कर रही हूँ। अच्छा बेटा, सना आपने पार्टिसिपेट शुरू कर दिया, अच्छी बात है।
तो ये बी वाला ही दुरुस्त है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही है कि इसके बारे में हमने जानना है कि इसने क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे, क्या इसके फीचर है, क्या चीज़ें इससे इंट्रोड्यूस किया। ये बाद में आप जब पाक स्टडी का पढ़ रहे होंगे पार्ट 2 में, वहाँ भी सेक्ट के बारे में पढ़ना है। इसलिए ये ज़रा अच्छी तरह कर लेंगे ना तो ये आपके काम आने वाली चीज़ है, ये ख़त्म नहीं होगी। इसको अच्छी तरह से आपने ज़हन में बिठाना है। तो एक्ट ऑफ 1935 जो है ये बेसिकली इसने मरकज़ और सूबों के दरमियान अख्तियारात की तकसीम की थी। जी नेक्स्ट, अब सना पड़ेगी। जी सर। Which act abolishes the principle Abolished. Which act abolished the principle of Dirachi in the provinces? आगे ऑप्शन है फर्स्ट वाला ट्रस्ट एक्ट, हाँ जी ट्रस्ट एक्ट है, और थर्ड वाला जस्टिस काउंसिल एक्ट है, और जो फोर्थ वाला एक्ट ऑफ 1935 है। हाँ जी, ये थोड़े जो फर्क है, abolished the principle of डायराकी जो ना, ये डायराची, ये एक दफ़ा पहले भी लफ्ज़ आया था, तो मैंने कहा था कि चीए जो है ना ये उर्दू में हम बोल लेते हैं, लेकिन बेसिकली इंग्लिश में इसको डायराकी के नाम से बोला जाएगा। CH को वो के साथ बोलते हैं। तो बहरहाल आप जिसी तरह बोल रहे, बात आपकी समझ में आ गई कि उर्दू में हम बाज़ लफ्ज़ हैं, मोनार्की एक लफ्ज़ है, तो मोनार्ची हम पढ़ लेते हैं। उर्दू में चूँकि चे है इसलिए उस तरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके अल्फाज में बोलना है तो के साथ, तो डायरकी इन दी प्रोविंसेस। तो असल इसका तर्जुमा क्या है डायरकी का? दो अमली, दो तरह के सिस्टम हो, दो तरह की अथॉरिटियाँ हो। तो ये असूल जो था कि सूबों में दो अथॉरिटियाँ हो, उसको ख़त्म करने के बारे में पूछा जा रहा है कि किस कानून के तहत हुई थी। ट्रस्ट एक्ट, पेट्स एक्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्ट और 1930। जी बेटा 1935 डी ऑप्शन हमारा दुरुस्त हुआ। ठीक है बेटा, आपने पार्टिसिपेशन शुरू किया, आप दोनों मिलकर ये साथ साथ करते जाए। तो एक नेक्स्ट जो है वो ईमान करेगी। जी Which act divided the subcontinent into 11 provinces? Option one है Rowlatt Act, Act of Settlement, Act of रवालट, हाँ रवालट एक्ट, yes sir, Act of Settlement, Act 1919, Act of 1935. हाँ जी। तो ये पहले तो सवाल समझते हैं ना, विच एक्ट डिवाइडेड दी सब कॉन्टिनेंट इनटू 11 प्रोविंसेस, कि कौन सा एक्ट था जिसने सब कॉन्टिनेंट जो बड़े सगीर था इसको 11 सूबों में तकसीम कर दिया। तो वो सूबों में तकसीम करने का जिस एक्ट के तहत है ज़ाहिर है हम इस वक्त जो पढ़ रहे हैं, हमारा ऑप्शन होगा डी। ठीक हो गया जी वे बात? सर इसका यानी कि बट सगीर पाकिस्तान और इंडिया दोनों के वो हाँ, ये पूरे बड़े सगीर की बात हो रही है। ये मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान या पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था, और आगे वो असम तक का इलाका सारा शामिल है। तो उस वक्त 11 सूबे बनाए गए थे। अभी और आगे सवाल आते हैं तो आपको समझ आएगी कि कितना बड़ा सूबा था। तो सिंध जो है वो पूरे का पूरा बम्बई के साथ अटैच था। बाद में वो बढ़ के इसी में एक क्वेश्चन भी है कि कब वो सिंध जो है बम्बई से अलहदा हुआ था। उस वक्त बम्बई था, अब तो मुंबई कहा कहता है, मीम के साथ है अब। तो यहाँ भी सवाल क्या है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस एज डायरकी इन द सेंटर, किसने दो अमली मुतारफ कराई थी सेंटर में? सवाल को समझें जरा। पहले में क्या था, सूबों में डायरकी खत्म की थी। ये सवाल है कि सेंटर में मुतारफ कराई थी। एक ही एक्ट है जिसके बारे में ये बातें हो रही हैं, इसलिए यहाँ गलती, अगर डायरकी के लफ्ज़ पर आपने फोकस कर लिया तो आप गलती कर जाएंगे। पिछले में आपने देखना है कि वो अबॉलिश का लफ्ज़ है, यहाँ इंट्रोड्यूस का लफ्ज़ है, और वो सूबों के बारे में बात हो रही है, ये सेंटर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जी ऑप्शन बेटा, डी, जी बेटा ऑप्शन डी होगा शायद, जी ऑप्शन डी होगा शायद। बेटा समझ नहीं आई आपकी? ऑप्शन डी है इसका। ऑप्शन डी, जी बिल्कुल ऑप्शन डी है इसमें। लेकिन पहले वाला जरा थोड़ा सा दोबारा पढ़े, आप ही पढ़े जरा, ए भी पढ़े ऑप्शन। सेक्शन एक्ट
ये पढ़े ना, क्या चीज है, लफ्ज क्या है? मैंने सेक्शन सफर, सेक्शन नहीं है, सुक्सेशन एक्ट। बी का पढ़े जरा, ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। प्रॉपर्टी एक्ट। सी है रेगुलेटिंग एक्ट और डी है एक्ट ऑफ 1935। ये सारे और लॉ है जो उस दौर में थे, उनके हवाला दिया गया है। असल बात यह है कि जो सूबों और मरकज़ के दरमियान इख्तियारात और सिस्टम जो बना रहा था, जो मुल्क की सतह का कानून आया था, वो 1935 था। तो वो हमारा ऑप्शन डी दुरुस्त हुआ। जी बेटा, ये कौन पढ़ेगा भाई? ये अभी आप जो बॉय अभी अभी बात कर रहा था, ये पढ़े जरा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक में हाँ। हाँ पढ़े बेटा, बोले जल्दी जल्दी, झिझक ना फील करें, जल्दी करें। According to the Act of 1935, all the executive powers were in those hands. ऑप्शन अच्छा, ए ये मिनिस्टर। थोड़ा सा मिस प्रिंट भी हो जाता है, वो जेब में रखें। आल है, ए डबल एल है, ई डबल एल नहीं है। ऑल द एग्जेक्टिव पावर्स वर इन हुज हैंड। एग्जेक्टिव पावर जो अख्तियारात थे इंतजामिया के, वो किसके हाथ में दिए गए थे? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। मिनिस्टर्स थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, गवर्नर जनरल थे, वायसराय। कौन बताएगा? बंदे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट, तो अब मुख्तलिफ तरह सवाल, एक बड़े क्वेश्चन का जवाब दूसरे से पूछूंगा मैं। ठीक है बेटा, आपका क्या नाम है जिन्होंने अभी स्टडी की है? उमर उमर नदीम। उमर, उमर साहब, ये आपने रीडिंग की है और जवाब हम पूछते हैं सना से। बेटा, इस सवाल का जवाब बताइए। सर लास्ट वाला। वायसराय यस सर। दुरुस्त है। ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है। अब पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा कोई और भी बच्चे हैं इनके अलावा भी? अच्छा उमर, आप पढ़े। Under Act of 1935, who was given control over about 18% of the federal subjects? हाँ जी, नंबर 1 क्या है? ए जो है Secretary of State, सेक्रेटरी ऑफ Secretary, स्टेट। जी, आगे? General Governor, गवर्नर जनरल। Governor General, Member of Legislation, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन। जी, Viceroy, वायसराय, Viceroy. वायसराय। ठीक है, तो अब ये चार ऑप्शन है कि वो पहले तो आ गया था ना कि ज्यादा अख्तियारात वायसराय को दिए गए थे। अब उसमें वाजिया और कर दिया गया है कि जो फेडरल सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट से यहाँ मुराद क्या है कि मुख्तलिफ शोबे जो फेडरेशन के थे, उनके इख्तियारात 80% इख्तियारात किसके पास थे? तो वो तकरीबन वही जवाब इसका होगा, लेकिन ये कौन बताएगा? ईमान बताएगी। सर वाइसराय। जी बिल्कुल, तकरीबन वही सवाल है, सिर्फ ये मुख्तलिफ अंदाज में ज़रा पूछा गया है कि उसमें ज़्यादा इख्तियारात के जिक्र है, यहाँ 80% ज़रा कर दिया गया कि थोड़े से इख्तियारात दूसरों को दिए गए, बाकी सारे वायसराय की ज़ात में जमा कर दिए गए। तो एग्जेक्टिव पावर जो, जी परसेंटेज लगा के जरा कंफ्यूज किया गया है। क्या कर दें? मैं कह रही हूँ कि परसेंटेज लगा के जरा बच्चों को कंफ्यूज किया गया है। हाँ, कंफ्यूज किया, बिल्कुल यही बात है। असल ये बात है कि इस तरह हो सकता है अगला कोई सवाल उधर आए तो आपको कहें जी 2 सवाल आ जाए, ऑप्शन के 80% थे कि 60% थे, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन भी जो है बदले जा सकते हैं। तो इसलिए सवाल को आपने मुख्तलिफ तरह ज़हन में अच्छी तरह बिठाया होगा, तो किसी तरह भी वो टर्न होकर आए आप कर लेंगे। फर्ज करो यहाँ ये सारे उहदे नहीं देते, कह ऊपर ये कह देते हैं कि 80 जो ज्यादा खदार वायसराय के पास थे, लेकिन नीचे ऑप्शन इस तरह आ जाता है 20% थे उसके पास, 40% थे, 60% थे, 80% थे, तो ये एक नया MCQ नहीं बन जाता। तो 80% याद होगा तो फिर आप कह लेंगे हाँ जी वायसराय के पास फेडरल सब्जेक्ट के 80% इख्तियारात थे। ठीक होगी बात। 13 ये सना पड़ेगी।
Act of 1935 provided for the establishment of a federal court. The court consisted of a chief justice and how many other judge? फर्स्ट वाला 4th है और सेकंड वाला 5, थर्ड वाला 8, लास्ट वाला 6। हाँ जी, ये जरा फेडरल कोर्ट क्या, वफाकी अदालत। तो 1935 के एक्ट के तहत एक एस्टेब्लिश से मुराद है कि कायम की गई थी फेडरल कोर्ट, जो फेडरल मैटर के बारे में लोग अदालतों में उसके अदालत में जाना चाहें तो फेडरल कोर्ट में जा सके। तो उसमें एक चीफ जस्टिस तो लाजम होगा, लेकिन जज कितने थे, ये सवाल ज़रा याद करने के लिए। ज़रा ये कंफ्यूज भी हो सकता है, भूल भी सकता है। एक फिगर है, आप बोल सकते हैं कि 4 थे, 5 थे, 6 थे, 8 थे। तो ये लिखकर आपको ज़रा याद करवाने का तरीका है कि आप अच्छी तरह याद कर लें कि कितने जज थे फेडरल कोर्ट। जो कोर्ट फेडरल कोर्ट 1935 में 1935 के एक्ट के तहत कायम हुई थी, उसमें कितने जज थे। तो इसका ऑप्शन का जवाब देंगे उमर साहब। जी बेटा उमर। ऑप्शन बी। हाँ भाई, कोई तईद करेगा? ऑप्शन डी कह रहे हैं ये। सर सही है। सर सही है। ठीक है, यस सर। सर चीफ जस्टिस चलो के सारे अलावा मुत्तफिक हो गए जी, सारे मुत्तफिक हो गए तो ठीक है। ऑप्शन डी 6 जज थे। एक्ट ऑफ 90, ये कौन पढ़ेगा? ये भाई ईमान पढ़ेगी, काफी देर से नहीं पढ़ा इसने। ईमान बेटा पढ़ो। Act of 1935 abolished which body? Ministers, Viceroy, Governor या Secretary of State? हाँ जी, इसमें से ये जो 4 मुख्तलिफ तरह के बॉडियां लिखी हुई हैं, एक बॉडी जो है ना रिमूव कर दी गई थी इस एक्ट के तहत। अबॉलिश से मुराद है उसे खत्म कर दिया गया था जी। तो कौन बताएगा बेटा? सना अब याद जी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लास्ट वाला। लास्ट वाला डी ऑप्शन हमारा जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जी दुरुस्त है आपका जवाब। इसका मतलब तैयारी आपने खूब कर ली है। नेक्स्ट। Election of 1937 in subcontinent were held under the Act of 1919, 1927, 1909, 1935. हाँ जी, 1937 के इलेक्शन का मैंने अभी दिया आपको। अगली बार हमने इसके बारे में सवाल जवाब करने हैं, आपकी किताब में मौजूद है ये। तो ये ए ऑप्शन जो है 1990 जो है, और 1927 और 1909 जो है उसके बाद 1935। तो इसमें जवाब का ये है कि डेटें ये इस तरह दी गई हैं कि जैसे आप कंफ्यूज हों। तो अगर आपको पिछला लेक्चर जो शुरू में इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, यह एक सवाल भी आया था कि 1935 का कानून किसको रिपील करके आया था, तो वो 1919 का था। तो उससे पहले वाले जो हज़ारे वो नहीं है। तो सवाल वही बन गया कि ये इलेक्शन 1935 का लेटेस्ट जो कानून था उसके तहत हो रहे थे। तो ये इसमें ऑप्शन ये डी आपका जो दुरुस्त है। ठीक हो गई बात। तो आज चूंकि मैंने आपको ये 1937 का इलेक्शन भी दिया है, इसलिए ये उससे भी रिलेटेड है, लेकिन इस हवाले से भी आप याद कर सकते हैं जी। 60 नंबर उमर साहब पढ़िए। Act of 1935 separated Sindh from which province? ऑप्शन है यूपी, बंगाल, बम्बई, असम। हाँ जी, सिंध को किससे अलहदा किया गया था? यूपी तो बहुत दूर है। बंगाल वो दूर है, ईस्ट में है, बड़े सगीर के में। सर मुंबई बम्बे, उस वक्त बम्बे कहा जाता है, आजकल मुंबई कहा जाता है। तो असम तो मशरकी पाकिस्तान से भी आगे है। ठीक है, अब फिर कौन सा बचा हमारे पास? बाकी तीनों जो है ना वो सब ईस्ट में। इधर जो है ये सब एक ही है, वो है बम्बे। उस वक्त बम्बे कहलाता था, मुंबई कहलाता था, अब मुंबई कहलाता है। तो ये सूबा इतना बड़ा था कि पूरा सिंध इसमें शामिल था। तो सिंध को 1935 में इससे अलग। अच्छा, ये डिफरेंट अंदाज में आ सकते हैं सवाल।
कोई आपसे पूछ सकता है कि सिंध जो है किस साल इससे अलहदा किया गया था? वो 1935 में एक्ट बना था, तो उसके तहत है। अब एक्ट भी यही है, उसकी सेपरेशन का साल भी यही होगा। या सवाल ये आ सकता है कि ये अभी तो ये उन्होंने पूछा ना किससे अलहदा किया गया था, वो बम्बई आपने बता दिया। अगर ये आ जाए कि आप जो है सिंध जो है पहले किसका हिस्सा था, तो फिर भी यही जवाब होगा। तो इसलिए ये सवाल अगर किसी भी तरह ट्विस्ट किया जाए, आपने उसी तरह समझ कर जवाब देना है। तो ये आपका जवाब दो तीन मुख्तलिफ तरह एंगल से सवाल पूछा जा सकता है, वो आप जेहन में रखें तो आपको आसानी हो जाएगी। 17 ये पड़ेगी ईमान। एक नया सूबा बनाया गया था 1935 के एक्ट के तहत, वो कौन सा था? जी बेटा। जी बेटा। हाँ भाई, वो मेरा ख्याल है नहीं मौजूद। सना आप पढ़ लीजिए। Which new provinces was under Act of 1935? Bengal, Assam, Punjab, Orissa. हाँ जी, एक नया सूबा बनाया गया था। ये आप देखेंगे तो ये पुराने जो नाम है ये तो सब मौजूद है। बंगाल काफ़ी पुराना नाम है, असम काफ़ी पुराना है, पंजाब काफ़ी पुराना है। तो नया जो था उस वक़्त के हिसाब से वो उड़ीसा जो है ये 1935 के एक्ट के तहत बनाया गया था। ठीक हो गई जी बात? Sir. यही है। 18 अब ये भी पढ़ें आप। The federal It is system. The federal फेडरल system introduced by the Act of 1935 was defective because there was no graduated गारंटी of गारंटी ऑफ individual इंडिविजुअल लिबर्टीज। liabilities. The people were not given their right. All authority was visited in the parliament. All of above. was vested in the parliament all of above। हाँ जी, ये इस बार जो क्रिटिज्म हो सकता है 1935 पर, ये वो चीज़ें हैं। तो जब अगर सवाल अगर आ जाए कभी आपको पाक स्टडी में आएगा ये सवाल के 1935 के एक्ट पर तनकीद करें या उसके नकास बताएं, उसकी खामियां बताएं, तो क्या काजिज़ थी जिसकी वजह से उस पर तनकीद की जाती है, तो ये सवाल आपके सामने है। अब इसमें से आपने बताना है कौन पर अमल हो रहा था। पहला सवाल समझ लें, देयर वाज नो गारंटी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज, अफरादी जो आज़ादियाँ थी उनकी कोई गारंटी नहीं दी गई थी। दूसरा भी उससे रिलेटेड ही है, तकरीबन दी पीपल वर नॉट गिवन देयर राइट्स, तो लोगों को उनके हकूक नहीं दिए गए थे। और तीसरा क्या है, ऑल अथॉरिटीज वर वाज वेस्टेड इन दी पार्लियामेंट, के तमाम जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट को दे दी गई थी। तो तीनों ही होंगे। All of above. ऑल ऑफ अबव डी ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है जी। ये तो दूसरा ये मैंने पहलू बता दिया है कि ये तनकीद तीनों एक तरह की तनकीद है कि ये चीज़ें इसमें इस तरह किया गया था। तो वो भी अगर 1935 सवाल उस तरह आ जाए टर्न जी। 1935 से पहले वाले एक्ट पे। नहीं, इस पर 1930 पर ये तनकीद है। ठीक है। 35 में जो ये एक्ट आया था इस पर तनकीद है ये, कि इसमें जो इंडिविजुअल लिबर्टीज या इनफरादी आज़ादियाँ जो नहीं दी गई थी, लोगों को उनके हकूक नहीं दिए गए थे, अथॉरिटी जो वेस्टेड कर दी गई थी पार्लियामेंट के पास। तो तनकीद है तीनों तीनों तनकीद में से आप जब करने लगेंगे तो ये सारी ठीक है, वाकई ये चीज़ें थी इसमें। जी, आप कौन पढ़ेगा? उमर आप हैं मौजूद? क्वेश्चन शो नहीं हो रहा था जी। आपने वो दुरुस्त क्लिक किया है अपने जो दो तीन ऑप्शन आते हैं उसमें दुरुस्त नंबर पर करें जरा। नो। जी बेटा। कौन किसका है भाई? नजर आ रहा है, स्लाइड शो हो रही है जिसको। सर मुझे हो रही है। फिर आप करें। हाँ जी, कौन करेगा? सर मैं करती हूँ. What were the defect in Act of 1935? It can cause much of political advance.
The feudal system was defective. There was wide discretion give to the provinces to determine their position. Last one, all of above. All of the above. There was wide discretion given to the governor. Provinces determine their position. तो ये क्या चीज़ है जो पीछे हमने की है कि डिफेक्ट्स जो पीछे हमने किया तनकीद है, ये उसके नकायस हैं जो बाद में वाजिया होते चले गए। कैंसल्ड मच ऑफ पॉलिटिकल एडवांस, आगे बढ़ने के लिए उतनी जो ना रास्ते नहीं हमवार किए, आगे बढ़ने के कोई रास्ता नहीं दिया। द फेडरल सिस्टम वाज डिफेक्टिव, फेडरल सिस्टम दे दिया गया लेकिन वो डिफेक्टिव था। फेडरल सिस्टम में फिर फेडरेशन खुद मुख्तार होती है, वो आगे वायसराय के मुताहत होगी, वायसराय बरतानिया से अपने इख्तियारात मांग रहा होगा या उनके ताबिया होगा, तो फिर वो फेडरेशन की शक्ल तो ना बन सकी, वो कॉलोनी की शक्ल ही रही ना। इसलिए ये भी एक डिफेक्ट था कि फेडरल सिस्टम पूरी तरह इसमें कामयाब ना हुआ। तीसरा क्या ऑप्शन के डिस्क्रेशन गिवन टू द प्रिंस डिटरमिन देयर पोजीशन, तो वो अपनी पोजीशन वाक़ा करने के लिए इख्तियारात उन्हें दे दिए गए थे, उनकी डिस्क्रेशन थी, उनकी मर्जी थी, और ये बाद में डिफेक्ट समझा गया। ऑल ऑफ अबव जो है ना ये डिफेक्ट्स हैं जी। How Registered Act of 1935 option religious leaders, political leaders, social reformists, economists. हाँ जी, ये चार मुख्तलिफ तरह के तबके हैं कि किन्हों ने इस कानून को रिजेक्ट किया। तो चारों में रिलीजियस लीडर, इसमें तो मज़हब की कोई बात ही नहीं छड़ी गई थी, इसलिए उनकी मुखालफत थी, कोई समझ नहीं आ सकती। पॉलिटिकल लीडर्स, ये चूँकि सारा का सारा सियासी था और सियासी मामलात के बारे में था, निज़ाम हुकूमत के बारे में था, अख्तियारात के बारे में था, और इसमें सूबों की तकसीम, सारे ये पॉलिटिकल अफेयर थे। तो सोशल रिफॉर्म्स भी जी, रिफॉर्मिस्ट जो है वो भी नहीं इसमें कोई दखल दिया, इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने भी नहीं दिया। तो बेसिकली ये भी जो है पॉलिटिकल है। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं, आप जब एक्ट पढ़ा होगा ज़हन में इसके पॉइंट्स होंगे तो आप कहेंगे ये तो सारा पॉलिटिकल है। उसी हवाले से आप बताएंगे कि ये पॉलिटिकल लीडर्स है जिन्होंने इसे रिजेक्ट किया था जी। नेक्स्ट जी उमर साहब, चले आप पढ़ लें, ईमान पढ़ने लगी है भाई। Why political parties of India commend the Act of 1935? Option 1, it didn't possess true nature of federation. Second, it cancelled much of political advance. Third, introduction of diarchy in center. And fourth, all of above. और ऑप्शन हमारे पास चार आ गए, लेकिन पहले एक लफ्ज़ दुरुस्त कर लें। वाई पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, इंडिया की तमाम जो पार्टियां थी उन्होंने कंडेमंड का मुराद होता है मजम्मत की, उसे रिजेक्ट किया का जो मुतबादल लफ्ज़ दिया गया है, रिजेक्ट करने का मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो मजम्मत की उन्होंने कि जी ये जो एक्ट है ये ठीक नहीं है, इसमें निकास ढूंढने शुरू कर दिए उन्होंने। तो पहला क्या था, इट डिड नॉट पोजेस ट्रू नेचर ऑफ फेडरेशन, बिल्कुल दुरुस्त बात थी कि फेडरेशन की पूरी शक्ल नहीं नज़र आती थी, इसमें वो पूरी ख्वाहिश नज़र नहीं आते थे, पूरी खूबियाँ नज़र नहीं आती थी। तो दूसरा क्या, इट कैंसल मच ऑफ द पॉलिटिकल एडवांस, कि आगे बढ़ने का जो पॉलिटिकल रास्ता होना चाहिए था वो नहीं था मिल रहा, और उसको कम किया, कर्टेल किया, ख़त्म किया। इंट्रोडक्शन टू डार्की इन सेंटर, दो अमली जो है वो ख़त्म की, मुतारफ़ कराई। जो अभी हमने कहा सूबों में उसने अबॉलिश किया था डार्की को, और सेंटर में उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। डार्की क्या, दो अमली, एक दो अमली क्या थी कि वायसराय को इख्तियारात थे, साथ पार्लियामेंट भी थी। एक तरफ कह रहे थे कि पार्लियामेंट को इख्तियारात दे रहे हैं, दूसरी तरफ सारे इख्तियारात 80% उसे दे दिए गए थे वायसराय को। वायसराय कौन था, वो कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं था, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से नामजद करदा आदमी होता था। तो ये डायरकी से मुराद है दो अमली, एक रास्ता नहीं था, दो रास्ते थे रखे, दो तरीके दिए गए थे।
और दोनों में वो तवाज़न भी हमें नज़र नहीं आता कि चलो बराबर के इख्तियारात भी होते। तो ये सारे जो है इसमें कंडेमन करने के पॉइंट है, इसलिए ऑल ऑफ अबव इसका दुरुस्त जवाब होगा फेडरेशन। ए ऑप्शन भाई, सॉरी, इसमें ए ऑप्शन दुरुस्त है। इट डज नॉट ट्रू नेचर ऑफ फेडरेशन इंट्रोड्यूस, नहीं ये तो दुरुस्त है, ये भी बात, जवाब वो भी ठीक है, तो दूसरा भी ठीक है। उसमें ये अभी हमने किया कैंसलेशन वाला, ये सारा जो है ना मेरा ख्याल इसमें सारी चीज़ें ये आती हैं, ये सारे इसके निकास है। डिड नॉट पोजेसेस द ट्रू नेचर ऑफ फेडरेशन, ये तो अभी हमने पिछले सवाल में किया है। कैंसलेशन मच ऑफ पॉलिटिकल एडवांस, ये उससे पिछले सवाल में था। अंडर डाटी ये शुरू के 6-7 सवालों में से है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इसमें इसी तरह आएंगे कि ये ऑल ऑफ अबव भी ये सारे उसके मुकाबले मजम्मत जो है पॉइंट्स हैं। ये एक पॉइंट दुरुस्त है, लेकिन बाकी भी इसी तरह आने चाहिए। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑल ऑफ अबव। इसको पढ़े। Who described the scheme of Act of 1930 was 35 as thoroughly rotten, fundamentally bad, and totally unacceptable. Zafar Ali Khan, अनएक्सेप्टेबल। unacceptable. Zafar Ali Khan, Sir Aga Khan, Allama Iqbal या कायदे आज़म। हाँ जी, हमारे ये इसने ये रिजेक्ट किया था और इस अंदाज में कहा था, इसकी ये जो नकाइस है इस अंदाज में बयान किए थे थारोली। कायदे आज़म ने। हाँ बिल्कुल, थारोली रूटन से क्या मुराद है? थारोली रूटन, थारोली तो कहते हैं ना बकायदगी से। थारोली नहीं, थारोली से होता है सारे का सारा। तो ये रूटन से मुराद ये है बदबूदार या गला सड़ा या बिल्कुल ज़ाया शुदा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो काबिल तकलीद हो, मुकम्मल तौर पर एक तरह का ये अच्छा नहीं था। तो मेंटली नहीं था, यहाँ लफ्ज़ कुछ और था, किसी ने जो टाइप किया दुरुस्त नहीं किया शायद। तो आप पढ़ें, आप में से किसी के पास किताब है तो वहाँ से पढ़ें। सर एक मिनट, जी सर एक मिनट पढ़ती हूँ, एक मिनट बुक ले लो। Who described the scheme of Act of 1935 as thoroughly rotten, fundamentally bad, and totally unacceptable? हाँ जी, ये था फंडामेंटली, पूरा लफ्ज़ बोले कि बैड। फंडामेंटली था या कुछ और था लफ्ज़? सर फंडामेंटली। फंडामेंटली, फंडामेंटली से क्या मुराद हो गया कि वो बुनियादी उसमें सारी बुरी खाबियां थी, बुरी चीज़ें थी, एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल, कि मुकम्मल तौर पर काबिल कबूल नहीं था। तो ये अल्फाज किसके थे? ये मुख्तसर तौर पर सारे एक्ट पर जो तनकीद थी एक कोजे में जो बंद किया, ये कायदे आज़म थे। ठीक है भाई, तो ये थोड़ी सी टाइप में जो गलती है, अगर किताब है जिनके पास तो वह दुरुस्त कर लें इसको, तो इसको मैं भी दुरुस्त करवा के आपको भेजूंगा। जी इसको, हाँ जी इसको पढ़ें। Act provided a comprehensive and administrative system whole of subcontinent. Act of 1935. Communal Award. Communal Award. Act of 1919. ये भी दुरुस्त पढ़ें किताब से, ये फिक्रा दुरुस्त नहीं है, मैं जहाँ तक जानता हूँ किताब में ये लफ्ज़ ये गलत टाइप हुआ है यहाँ। जी बेटा पढ़े। Yes sir, गलत है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। जी पढ़े। Which act provided a comprehensive political and administrative system for the whole of subcontinent. फॉर द होल ऑफ, होल डब्ल्यू से आएगा, WHOLE, होल ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये कौन सा था? क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव, जामिया, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? इंतजामी, इंतजामी सिस्टम। तो पूरे सब कॉन्टिनेंट पर ये दे रहा था। तो कौन सा एक्ट था? वो सारे आपके सामने है। कम्युनल अवार्ड भी आप कर चुके हैं, एक्ट ऑफ 1990 भी कर चुके हैं। तो हमारा जवाब जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं वो 1935 का है। ठीक है जी।
तो ये जवाब दुरुस्त हुआ। ये आपका लास्ट था आज का, ये गालबन 23 था इसका नंबर। तो ये आज हमारा एक्ट जो 1935 का ये मुकम्मल हुआ। आज छुट्टी होने के बावजूद हमने ये इसको इसीलिए कर लिया कि टाइम आपका वेस्ट ना हो। नेक्स्ट अब एक एक नहीं, अब बढ़ती जा रही है तादाद भी आपकी और दिलचस्पी भी। मैं अंदाज़ा किया कि आप लोगों ने पढ़ा है इसको, तो जिनके पास किताब है उनके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि वो तैयारी कर लें। इस तरह हम 2-2, 3-3 चैप्टर कर सकेंगे। अभी ज़रा एक आध दिन के बाद हम साथ ही उसके दूसरे जो हमारे सब्जेक्ट हैं जनरल नॉलेज के, वो शुरू कर लेंगे या करंट अफेयर का शुरू कर लेंगे। तो इस तरह आपके ये ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। आज 3 में लिखवाए हैं, वो दोबारा अगर जिन्होंने लेट आए हैं नोट कर लें। तो वो कौन सा है? खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने लाया 1937 का जो आपका है इलेक्शन, पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो इलेक्शन हुआ था उसके बारे में भी सवाल भी पड़ा। वो किसके तहत हुआ था? 1935 के एक्ट के तहत वो इलेक्शन हुआ था 1937 में। उस एक्ट के इलेक्शन के बारे में हमने सवाल करने हैं। और तीसरा क्या था? नेहरू रिपोर्ट। ये तीनों टॉपिक में से कोई अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो इस तरह जल्दी जल्दी हम करते जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है पाक स्टडी के वो हमारे सामने आते जाएंगे। उस तरह बाकी भी लोग जो इससे सीखना चाहेंगे सीख सकेंगे। मेरा तो आज ये इतना ही लेक्चर है। बाकी इंशाल्लाह ताला इसको हम कल से हम 3 कर देंगे ये मुख्तलिफ टॉपिक, और बाद में हम इसमें जनरल नॉलेज का भी इजाफा हो जाएगा। इसी तरह अभी अगर सगीर साहब अवेलेबल हैं तो वो भी करेंगे। अभी वो आज मैंने बताया ना छुट्टी की वजह थोड़ा डिस्टर्ब है। अभी वो मैसेज आपको मिल जाता है कि आज उनका लेक्चर है तो कितने बजे है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको कामयाब। जी बेटा, सवाल करना है कोई?